बच्चे लोग, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सौरभ के अंतर्गत एक तिनका के दोहे के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, किस दोहा को आज पढ़ेंगे? एक तिनका दोहे के बारे में, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने। ठीक है, इसके पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1865 में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वो सरकारी नौकरी में लग गए। ठीक है, वो क्या खत्म करके? स्कूली शिक्षा खत्म करके वो सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो क्या हुआ ना, स्कूल खत्म करते ही हरियोध जी ने सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। किसमें अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था? हिंदी, संस्कृत में अच्छा, हिंदी, संस्कृत और फारसी में। ठीक है, इसको याद रखना, हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वो हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे हैं। कहाँ पर? हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे हैं। हरियोध जी ने खड़ी वाली हिंदी के प्रथम कवि हैं। किसके? खड़ी वाली क्या है? ये हिंदी रूप का लिखना का मतलब कि खड़ी बोली है। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। ठीक है, तो क्या होती है ना, हरियोध जी खड़ी वाली हिंदी के प्रथम कवि हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावक ग्रंथ होती है। और हरियोध जी ने क्या कहा है यहाँ पर ना, हरियोध जी की प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चौखे चौपद, भूमते चौपद आदि। तो क्या है, हरियोध की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चौखे चौपद, चुंबते चौपदे इत्यादि। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कवि परिचय अयोध्या सिंह के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बारे में। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में हुआ था। उनको कौन कौन मतलब की भाषा में अच्छे ज्ञान प्राप्त हुआ था? हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा में। हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे हैं। ठीक है, हरियोध जी खड़ी वाली के प्रथम हिंदी कवि हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावक भर्ग होती है। हरियोध की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चौखे चौपदे, चुंबते चौपदे इत्यादि को हरियोध ने प्रमुख रचनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया। ठीक है बच्चे लोग, इसको याद रखना। तो अभी हम दोहे को जान लेते हैं, एक तिनका दोहे के बारे में। ठीक है, एक तिनका दोहे के बारे में मैथिली शरण जी ने क्या लिखा हुआ है? मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरे पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोगे कपड़े भी लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी डफ से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा,
एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है, यहाँ कवि ने क्या सब कहा है हम समझेंगे अभी। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मतलब ऐंठ मतलब कि घमंड, घमंड से भरा हुआ था। ठीक है, मतलब कि ऐंठ मतलब कि जिद, मतलब कि वो मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, ऐंठा मतलब कि जिद से भरा हुआ था। एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा, मुंडरे मतलब कि दीवार पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मतलब कि दूर से उड़ता हुआ एक तिनका, मतलब कि अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तिनका मतलब कि एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एक छोटा सा सूखी घास को हम बोलते हैं तिनका बोलते हैं। ठीक है, अचानक से एक छोटा सा घास मेरे आंख में आकर गिर पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मतलब कि मैं झिझक उठा मतलब कि मैं हिचकिचाना लगा और बेचैन सा होने लगा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। यानी लाल आंख, जब तिनका छोटा सा गिरा तो आंख भी दुखने लगी और लाल भी हो गई। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पांव भागी। जब लोग ने आंख मेरी देखकर लाल हो गई, तब लोग ने कपड़े को मूट कर फूंक कर आंख में सेंक देने लगे। तब ऐंठ मतलब कि घमंड बिचारी दबे पांव भागी, मतलब कि धीरे भाग गई। ठीक है, इसको समझ एक्सप्लेन करेंगे हम। जब किसी डब से निकला तिनका गया, मतलब कि किसी तरीके से तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, तो अकल यानी समझ ने मुझे यूं ताने मारे, क्या ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, तो इतना घमंड इतना गर्व क्यों दिखाता है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, मतलब कि एक तिनका ही तेरे लिए, मतलब कि तेरे घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम इसके कविता को देखेंगे ठीक से। तो सबसे पहले हम कवि ने क्या कहा है, मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा। ठीक है, ये एक छोटी सी कविता है पर ये बड़े काम की है। छोटी छोटी चीज ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। मनुष्य को अपने पर गर्व होता है। कवि कहते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होता है, मैं घमंड से भरा हुआ एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा, मतलब कि कवि कहते हैं कि वो एक दिन घमंड से भरकर एकदम ऐंठे हुए, मतलब कि गर्व से हुए तन कर छत के मुंडरे पर खड़े थे, मतलब कि दीवार पर खड़े थे। ऐसे में भी कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में गिरा। ठीक है, कवि कहते हैं कि जब मैं एक दिन छत के दीवारे पर गर्व से खड़ा हुआ था और घमंड करके खड़ा हुआ था, तब एक छोटा सा तिनका आकर उनके आंख में गिरा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो कवि कहते हैं कि अचानक से एक तिनका मेरे आंख में आकर गिर पड़ा। तो बोलते हैं मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो बोलते हैं कभी झुंझला कर परेशान हो उठे, आंख भी जल रही थी और लाल होकर दुखने भी लगी। लेखक को ऐसी हालत देखकर लोग कपड़े की मूठ देकर उनकी आंख को सेकने लगे कि शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा। दर्द किसी तरह कम नहीं हुआ। ऐसे में कवि को एंड जो रहता है वो चुपचाप भाग गए। तो वो तो किसी भी तरह उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पांव भागी। ठीक है, तो कवि ने कहा है आँख, जब उनकी आँख में तिनका गिर गया था और उनकी आँख बहुत तेजी से जल रही थी और दुखने भी लगी थी,
तो लोगों ने क्या करा ने कपड़ों की मूठ देखकर उनकी आँख को सेकने लगे ताकि कुछ जो सूजन है वो थोड़ा कम हो जाए। दर्द किसी तरह कम नहीं हुआ। ऐसे में कवि का जो घमंड था, ऐंठ था, वो मानो चुपचाप भाग गई। तो वो किसी प्रकार उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर क्या कहा है, जब किसी डब से तिनका निकल गया तब समझ ने यूं मुझे ताना मारा। क्या मारा ना, जब किसी डब से निकल गया तिनका तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कवि ने क्या कहा, जब किसी तरह आँख से तिनका निकला तो मानो उनकी विवेक उन्हें ताना मार रहा था। कहे कि तू इतना अकड़ क्यों दिखाता है, एक छोटा सा तिनका ही तेरे अहंकार को तोड़ने में काफी होता है। क्या बोले हैं, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मतलब कि एक छोटा सा तिनका तेरे लिए, मतलब कि तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है। ठीक है बच्चे लोग, इसको हम समझ गए। तो अब हम समझते हैं इस दोहे के शब्दार्थ को। ठीक है, तिनका यानी सूखी घास, घमंड यानी गर्व अहंकार, ऐंठ मतलब जिद अकड़, मुंडरे मतलब कि दीवार का सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता है, अचानक मतलब कि सहसा मतलब कि सडन, झिझकना मतलब कि हिचकिचाना, बेचैन मतलब कि व्याकुल होना, मुठ मतलब कि कपड़े का गुब्बारा जो आग को सेंकता है, दबे पाँव मतलब कि चुपचाप, डब मतलब कि तरीका रीति ढंग को हम बोलते हैं डब, ताना मतलब कि चिढ़ कर कहना, किसी को ताना मार कर कहना कि किसी को चिढ़ा कर कहना। ठीक है बच्चे लोग, इसको आप समझ में आ गया। ये किसके दोहा था, ये मैथिली शरण जी के दोहे लिखे थे। दोहे का नाम क्या था ना, एक तिनका दोहे का नाम था। ठीक है बच्चे लोग, इसको हम समझ गए। तो इससे हम क्या समझे ना, ऐंठ यानी घमंड जो रहता है वो बहुत ही बुरा चीज होता है। ठीक है, हमें कवि के अनुसार हमें कभी ऐंठ यानी गर्व नहीं करना चाहिए। और गर्व को तोड़ने के लिए एक तिनका जैसा चीज भी हमारे गर्व को तोड़ सकता है। ठीक है, इसलिए किसी को ऊंचा या किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा सबको मतलब कि छोटे को और बड़े को जैसा भी हो सबको समान नज़र से देखना चाहिए और सभी को समान दर्जा देना चाहिए। ठीक है, कवि का तात्पर्य यहाँ ये है कि घमंड और जितना भी ऐंठ है, घमंड है, जो भी है, मतलब कि एक छोटा सा चीज भी उस घमंड को चूर करने में काफी होता है। ठीक है बच्चे लोग, आज हम पढ़े क्या, मैथिली शरण जी के दोहे का क्या, एक तिनके के दोहे के बारे में। ठीक है बच्चे लोग, आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय में दूसरे दोहे के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे लोग।